नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सिविल सर्विसेज और भी जितने भी अदर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी हम प्रिपरेशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में हम अभी तक काफ़ी आगे भी आए हैं और इसमें आपका सहयोग भी मिलता रहा है। तो दोस्तों, अपने इस प्रयास को आज हम और आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ऐसे ही ये पसंद आता रहेगा। आप इसको ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर के ऑनलाइन एजुकेशन के। और आज हम बात करने जा रहे हैं साइंस की। साइंस में हम बात करेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान की। और हम जहाँ पे हमने पिछले पार्ट को अपने छोड़ा था वहीं से आज आगे बढ़ाएंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी जेनेटिक्स की, अनुवांशिकी की, और जिस तरीके से इसमें होने वाली बीमारियों को हम कर रहे थे उन्हीं को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको आज हमको करना था, उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप पूरे नोट्स वगैरह बहुत प्रॉपर वे में बना रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, हम बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी बात हम करते हैं। तो अगर हम गुणसूत्रों की संख्या में होने वाले परिवर्तन से बीमारियों की बात करें तो इसमें मुख्यतः क्या होती है, जैसे नपुंसकता वाली ये समस्या आ जाती है, कभी कभी नपुंसकता की समस्या आती है, मंदबुद्धि की समस्या आती है। तो इस तरीके की इसमें समस्याएं आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं गुण संख्या में परिवर्तन से होने वाली बीमारियां। चलिए आइए देखते हैं हम। तो अगर जैसे हम बात करें तो इनके कारण व्यक्तियों में क्या होता है, अगर हम सबसे पहले बात करें लिंग गुणसूत्रों के कारण, सेक्स क्रोमोसोम के कारण अगर हम बात करें पहले, ठीक है, इनके कारण अगर हम बात करें तो व्यक्तियों में लैंगिक जो अंग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। लैंगिक अंग जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं। लैंगिक अंग विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। और इनसे होने वाली जैसे कुछ बीमारियों को अगर हम बात करें तो होती हैं सुपर फीमेल, सुपर मेल, और क्लाइम फाइबर फिल्टर सिंड्रोम। अगर हम इनकी बात करते हैं इनमें क्या होता है, तो जैसे ये सुपर मेल जो होते हैं इनमें जो हमारा एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है उसमें 2x की जगह पे 3x ट्रांसफ़र हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो लैंगिक अंग होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं या स्तन ग्रंथियाँ जैसे हो गई स्तन ग्रंथियाँ, इनका विकास नहीं हो पाता, इनका विकास नहीं हो पाता, ठीक है। और जो आवाज़ होती है वो पुरुषों की तरह भारी होती है, आवाज़ पुरुषों की तरह भारी होती है। आवाज़ पुरुषों की तरह भारी होती है, ठीक है। और ये सुपर मेल जो हुआ इसको जैकोब्सन सिंड्रोम भी कहा जाता है। इसमें क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ये समस्या पाई जाती है उनके लैंगिक अंगों का विकास एक तो नहीं होता है, लैंगिक अंगों का विकास नहीं होता है, जैकोब्सन सिंड्रोम भी इसको कहते हैं। और सामान्यतः इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हुआ करते हैं, सामान्यतः ये अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, क्रिमिनल माइंड इनका एक्चुअल में होता है अक्सर, ठीक है। और इनमें अगर हम बात करें तो ये 44 प्लस XXY इस तरीके की संरचना इसमें आ जाती है। XX या XY की जगह पे XXY हो जाता है, ठीक है। और इनको हम शी मेल के नाम से भी जानते हैं, शी मेल के नाम से जानते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन जो होता है वो तो मेल जैसा होता है, ठीक है, लेकिन साथ में स्तन ग्रंथियों का भी विकास हो चुका होता है, स्तन ग्रंथियाँ भी विकसित होती हैं, ठीक है।
और इनकी अगर हम आवाज़ की बात करें, साउंड की बात करें, तो ये लड़कियों जैसी होती है। किसके जैसी होती है? लड़कियों जैसी होती है। और यहीं पे हम नॉर्मल ट्रांसजेंडर जो हम अक्सर हम देखते भी हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें क्या होता है 44 + X0 इनको मतलब हम टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन थर्ड जेंडर हैं, मोस्ट कॉमन थर्ड जेंडर, ठीक है। ये फीमेल होती हैं। क्या होती हैं? फीमेल होती हैं, पर स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हुआ होता। स्तन ग्रंथियों का विकास नहीं हुआ होता, विकास नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो पुरुषों जैसी होती हैं। इनकी आवाज़ जो होती है वो पुरुष जैसी होती है। तो ये हमने बात की इनके विषय में कि कौन कौन से इनकी वजह से बीमारियां होती हैं। सुपर फीमेल हो गए, सुपर फीमेल, सुपर मेल, जैकोब्सन भी हमको इनको कहते हैं, जैकोब्सन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये हमारे इस तरीके से कुछ। तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी संख्या में अगर परिवर्तन हो जाए तो किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। हम ऑटोसोम्स की बात करते हैं। की संख्या में परिवर्तन से क्या होता है, ठीक है, उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो एक तो होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एक होता है डाउन सिंड्रोम, और एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम, और एक होता है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। थोड़ा सा देखते हैं इनके डिटेल में भी कुछ पॉइंट्स, इनके अंदर के भी कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें जो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोम होने के नाते 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मिल जाते हैं, ठीक है। 21वें गुणसूत्र में क्या होता है, ट्राइसोम होने के नाते 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मिल जाते हैं, 2 की जगह 3 क्रोमोसोम मिल जाते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको मंगोलाइड बीमारी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मंगोलाइड बीमारी। इसको मंगोलाइड बीमारी भी कहते हैं क्योंकि इनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो मंगोलाइड प्रजाति के जैसी ही होती है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, सामान्यतः बुद्धिमत्ता कम होती है, सामान्यतः बुद्धिमत्ता कम होती है। ठीक है। उसके बाद में हमारा होता है एक एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोम आते हैं, 18वें में, ठीक है। और इनमें क्या होता है, ऊपरी होठ कटे हुए होते हैं, ऊपरी होठ कटे हुए होते हैं। और साथ ही क्या होता है, जो इनकी उंगलियों की संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है। शरीर में उंगलियों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है, उंगलियों में संख्या ज़्यादा होती है। और इनका जो भार होता है वो भी कम होता है, भार शरीर का कम होता है, कम होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम पटाऊ सिंड्रोम की बात करें तो इसमें 13th गुणसूत्र जो होता है उसमें ट्राइसोम मिलते हैं, 13th में, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, ऊपरी होठ इसमें भी कटे होते हैं,
इसमें भी ऊपरी होठ कटे होते हैं। और अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो पटाऊ में ज़्यादा कटे होते हैं, ठीक है। और इनके कारण अक्सर हृदय संबंधी, श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। हृदय संबंधी एवं श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं। तो ये हमारी हो गई क्रोमोसोम्स वगैरह के से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी उनके विषय में सारी बातें हो गई हमारी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डीएनए की, ठीक है। हम डीएनए की थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि डीएनए की संरचना वगैरह किस तरीके से होती है, उसको जानने का थोड़ा प्रयास करते हैं। तो अक्सर ये आपने नाम सुना होगा डीएनए वगैरह का, तो देखते हैं कि किस तरीके की संरचना होती है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो अगर हम कहें डीएनए को तो एक तरह से ये पॉलीमर होता है, एक तरह से क्या ये पॉलीमर ही होता है, ये पॉलीमर बहुलक है, बहुलक होता है, ठीक है। और ये किसका बहुलक होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, इसमें क्या क्या होते हैं अगर हम बात करें तो इसमें होता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा, शर्करा और फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक अम्ल, ये इसमें पाए जाते हैं। इनको मिला के न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसकी नाइट्रोजन बेस की बात करें, नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन ए, एक होता है एडेनिन ए, ठीक है। दूसरा हमारा होता है साइटोसिन सी, एडेनिन, आप ये छोड़िए, ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडेनिन, साइटोसिन। तीसरा हमारा होता है ग्वानिन, तीसरा हमारा होता है ग्वानिन। और चौथा होता है हमारा थायनिन, ठीक है। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 प्रकार के अणुओं से होता है, नाइट्रोजन क्षार से, शर्करा से और फास्फोरिक एसिड से। और अगर हम नाइट्रोजन क्षार की बात करें तो इसमें इसके 4 प्रकार होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थायनिन, ठीक है। और वहीं पे अगर हम शर्करा की बात करें तो जो डीएनए में जो शर्करा मिलती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। अगर हम इस शर्करा की बात करते हैं तो ये होती है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये मोनोसैकेराइड शुगर होता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड शुगर होता है। और थर्ड तो हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक। तो अगर हम इसकी संरचना को जैसे हम अगर देखते हैं, अगर हम इसकी संरचना को देखते हैं तो एक समझिए हमारा ये हुआ, ठीक। फिर इस तरीके से एक और जुड़ा, फिर एक और जुड़ा, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और जुड़े, फिर एक और जुड़ा, फिर एक और जुड़ा, इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। और ये मान लीजिए क्या होता है आपका, ये आपका नाइट्रोजन बेस हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया आपका, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये आपका शुगर हो गया, शर्करा, ठीक है। और ये आपका फास्फोरिक एसिड हो गया। इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं, फास्फोरिक एसिड, ठीक है। और जब ये चेन की तरह रहते हैं, जब ये किस तरह रहते हैं, चेन की तरह रहते हैं, तो इसको डीएनए कहते हैं, तो इसको डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बात करते हैं कि किस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा और बाढ़ बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें डीएनए मॉडल की, अगर हम बात करते हैं डीएनए मॉडल की, तो डीएनए मॉडल को सबसे पहले वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था। वॉटसन और क्रीक ने दिया था, इन्होंने दिया था, ठीक है। और इस तरीके से मान लीजिए इसमें जो संरचना एक तरह से अगर हम बताएं तो इस तरीके से बनाते जाइए। यहाँ पे ये, और वॉटसन क्रीक ने इसको अगर हम समय काल की बात करें तो इन 1968 में दिया था, 1968 में किया था, और इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। और इनके अनुसार एक चक्र में 10 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं एक राउंड में कितने नाइट्रोजन मिलते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस मिलते हैं, ठीक है। और एक चक्र की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो उसको होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये जैसे आपका ये यहाँ से लेकर ये एक चक्र कहा जाता है, और इसकी कुल लंबाई जो होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें 10 नाइट्रोजन बेस रहते हैं, और वो इसी तरह से जुड़े रहते हैं जैसे हमने भी बात की थी संरचना की, ठीक है। और अगर हम ये 2 नाइट्रोजन बेस की दूरी की बात करें, 2 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाता है? 10 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? आप खुद ही देख लीजिए, 10 अगर टोटल है तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। 10 टोटल हैं और 34 एंगस्ट्रॉम टोटल है। तो इस तरीके से। और डीएनए की अगर हम व्यास की बात करते हैं, डायमीटर की, डीएनए का डायमीटर अगर हम देखें कितना होता है, व्यास कितना होता है, तो ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका डायमीटर हुआ, कितना होता है ये? 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। तो और डीएनए के ये दोनों धागे क्लॉकवाइज मैनर में घूमते रहते हैं। डीएनए के ये धागे क्या होते हैं? क्लॉकवाइज मैनर में दोनों धागे घूमते रहते हैं, दोनों धागे घूमते रहते हैं, ठीक है। और ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा डीएनए के बारे में हुआ। और उसके आगे हम कुछ और थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम डीएनए की जैसे हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि डीएनए सभी जीवों का आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए ही होता है सभी जीवों का आनुवंशिकी पदार्थ, आनुवंशिकीय पदार्थ होता है। इसमें जो जीन वगैरह होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफ़र के लिए, ठीक। तो इसके बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं आरएनए के विषय में भी। हम आरएनए के विषय में भी थोड़ा सा बात करते हैं। उम्मीद है कि डीएनए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने यही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको बनाना है। अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम, ये भी क्या है? न्यूक्लियोटाइड का ही बहुलक होता है। यह भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, ठीक है। और इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है। और शुगर इसमें भी होता है, शुगर इसमें भी होता है। और फास्फोरिक एसिड यहाँ भी होता है, फास्फोरिक एसिड यहाँ भी होता है। तो भैया डीएनए और आरएनए में अंतर क्या हुआ? कुछ तो अंतर होगा ना। तो ये जो नाइट्रोजन बेस के वहाँ पे 4 होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन आता है। एक एडिनिन तो होता है, एडिनिन होता है, साइनोसिन भी होता है, साइनोसिन ये भी होता है, ठीक है। और